शुरुआत करते हैं खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आज आई। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो आंकड़ा है वो 200 तक पहुंच चुका है। मरीज जो है दिल्ली पुलिस के अंदर, वहां पर 200 की संख्या बताई जा रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। तो लगातार मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर कोरोना की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के ऐसे कर्मचारी जो हैं जो कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हैं, उनकी संख्या 200 तक पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के अंदर तकरीबन 200 ऐसे कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो राजधानी दिल्ली में आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर जमकर बरस रहा है और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से दिल्ली पुलिस के अंदर 200 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं, कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। और राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आज आई, जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं जो लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे लोगों की संख्या 200 तक पहुंच चुकी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या जानकारी? दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सहायता कर रही है, कानून और प्रशासन को लेकर काफी ज्यादा सजग है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस के ऊपर ही कोरोना की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। सुधा जी, राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार पड़ रही है। अब तक दिल्ली पुलिस के लगभग 200 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर हम बात करें फर्श बाजार थाने की, जीटीबी एनक्लेव थाने के एसएचओ, शादरा डीसीपी ऑफिस के 21 लोग, उत्तम नगर थाने के एसएचओ, लाजपत नगर थाने के एसएचओ, नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ, सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और ये सिलसिला अभी बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं 31 वर्षीय कांस्टेबल अमित की भी मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 500 नए केस आए हैं। वहीं दिल्ली में 10,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। और अब लॉकडाउन 4 को देखते हुए दिल्ली में छूट दे दी गई है। बाजार भी खुलने लगे हैं। ई रिक्शा, ऑटो कैब्स, आरटीवी, डीटीसी की बसें चलने लगी हैं, जिसको लेकर सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है उसको भी या पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। और इसको देखते हुए पुलिस लगातार उसमें उलझी हुई है और कोरोना के संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ये बताइए, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली को तो मिसाल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात नहीं, सबसे तय करने की कहा था तो दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, जो मैक्सी कैब, सबको चलाने की अनुमति दे दी। और 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर शर्तों के हिसाब से उनको भी चलाने की अनुमति दे दी। बाजार भी सब खोल दिए। और उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों की दुकानें भी सभी खुलेंगी, सिर्फ मॉल्स बंद रहेंगे। इंडस्ट्री भी शुरू हो गई और लोकल वर्कर्स के साथ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। शादी पे भी 50 लोगों की अनुमति हो गई, शमशान घाट पे भी 20 लोगों की अनुमति होगी। तो उसको देखते हुए भीड़ एकदम पूरे बाजार में, पूरे शहर में अब दिख रही है। और दूसरी, प्रवासी मजदूर जो कि दूसरे राज्यों से भी चलकर आ रहे हैं। और इन सबको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस के, जो क्योंकि ये फ्रंट वॉरियर्स हैं, इन पे संक्रमण का ज्यादा डर है और लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी सुधीर सलूजा हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा कि जानकारी लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 200 ऐसे कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना से ग्रसित बताए जा रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दिल्ली हिंसा की। जी हां, आपको बता दें आरोपी शाहरुख की जमानत याचिका यहां पर दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से जवाब भी मांग लिया है। शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के एक जवान पर पिस्तौल तानी थी। जी हां, आपको बता दें निचली अदालत ने शाहरुख की जमानत याचिका ठुकरा दी थी और ऐसे में हाईकोर्ट पहुंचा है शाहरुख। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं दिल्ली हिंसा की, जहां पर शाहरुख पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी के ऊपर पिस्तौल तानता हुआ वो नजर आया था। उसके बाद हवाई फायरिंग भी उसके द्वारा की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुका है शाहरुख। हालांकि निचली अदालत ने इस पूरे मामले में उसकी जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। तो दिल्ली हिंसा की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा था किस तरह से दिल्ली लगातार जलती हुई नजर आई थी। तस्वीरें हमने लगातार आप तक पहुंचाई थी और उसी कड़ी में ये जो शाहरुख नाम का व्यक्ति है, जो आरोपी है, दिल्ली पुलिस ने हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूम रहा था। पुलिस के कर्मचारी के ऊपर इसने पिस्तौल भी तानी थी, हवा में फायरिंग भी की थी। इस पूरे मामले में अब ये व्यक्ति जमानत चाहता है और इसको लेकर निचली अदालत में वो पहुंचा था। निचली अदालत ने उसकी जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया था। अब वो हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, शाहरुख जो है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है, उसका ये कहना है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को अगर देखें तो क्या संभावना लगती है, क्योंकि जिस तरह का अपराध शाहरुख ने किया था उसके बाद माफी तो कहीं ना कहीं उसे मिलनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं, ये तो बात तो है। देखिए इसके पहले जो है कि लोअर कोर्ट से भी उसकी बेल प्ली जो है रिजेक्ट हो चुकी है और शाहरुख पठान जो है वो हाई कोर्ट भी गया था, उसके वकील गए थे। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से मना करके आदेश दिया था कि लोअर कोर्ट को इसको सुनना चाहिए। तो अब ये दोबारा जो है कि फिर से हाई कोर्ट में आए हैं शाहरुख पठान के वकील, और उनका यही कहना है कि लगातार कि एक तो कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से जो है दिक्कतें हैं और वो जेल में जिस तरह से कुप्रबंध है उसकी वजह से सब एक कैदी एक साथ रह रहे हैं, उसमें परेशानी हो सकती है और उनको वो भी बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरा उनका कहना है कि वो ये जो है कि इसमें उनको बेल मिलनी चाहिए क्योंकि उनका कोई अपराध इस तरह का है नहीं है। जबकि लोअर कोर्ट ने कहा था कि जो आप जो है कि अगर हवा में बंदूक लहराते हैं तो ये एक गंभीर अपराध माना जा सकता है। लेकिन वही हमने देखा था कि जो है जो जामिया वाले केस में भी इस तरह की बात हुई थी। अंत में जो है कि वो एक जो नाबालिग लड़का था जिसने बंदूक लहराई थी और उसका नाम गोपाल तश है, हाँ, उसको बाद में कोर्ट ने जो है बेल दे दी थी। तो लेकिन पीयूष जी, इस पूरे मामले में इसने तो पुलिस कर्मी के ऊपर बंदूक तानी थी, उसके बाद हवा में फायरिंग भी की थी। अगर इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं क्षमा मिलती है या किसी तरह की राहत मिलती है तो समाज के बीच में क्या मैसेज जाएगा? कल को कोई भी बंदूक उठा ले, किसी भी पुलिसकर्मी के ऊपर तान दे या कहीं पर भी सड़क के ऊपर खड़ा होकर हवाई फायरिंग कर दे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए गलत तो है ये, लेकिन इस तरह के बहुत से उदाहरण हम देख रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो इस पे एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन वहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति के जो है देखिए न्याय के सामने जो है न्यायपालिका के सामने सवाल ये भी होता है कि उसके मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है। उसने किसी की हत्या नहीं करी, उसने किसी गोली नहीं मारी, उसने जो है ये है कोई सबूत इस तरह के नहीं है कि उसने मारा, ये है कि वो बंदूक लहरा रहा था, उसके बाद वो गायब हो गया वहां से। तो ये जब तक ये प्रूव नहीं होता है और ये इस तरह का अपराध है कि नहीं अपराध है, अगर सिर्फ हवा में लहराना, अगर आप देखें उस तरह से कि किसी को भी आजादी मिल जाएगी, कोई भी इस तरह से डरा सकता है, निश्चित रूप से गलत है। उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अभी तक वो जेल में रहा है ये सजा है जो उसको मिली है
और ये एक लेसन होना चाहिए लोगों को कि आप जो है किसी तरह से इस तरह से आप बंदूक नहीं लहरा सकते हैं, अपने हाथ में कानून व्यवस्था को नहीं ले सकते हैं। चलिए, लेकिन बहुत वही बहुत हमें शुक्रिया पीयूष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो निचली अदालत शाहरुख की याचिका जो है उसे ठुकरा चुकी है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट वो पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी उसके द्वारा लगा दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांग लिया है और शाहरुख वही शख्स है जिसे इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के ऊपर, हालांकि बहुत बड़ा अधिकारी वो नहीं था, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी था जिसके ऊपर उसने बंदूक तानी थी, हवा में फायरिंग की थी और ऐसे में उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं चक्रवात की। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान, जी हां, ओडिशा में एनडीआरएफ ने तैनाती कर दी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीआरएफ की 41 टीमें पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ ने 6 बटालियन को रिजर्व में भी रख लिया है। तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि बंगाल के तट जो हैं वहां पर लगातार बरसात हो रही है। असर दिखना अब शुरू हो चुका है इस तूफान का, चक्रवात का, और ऐसे में एनडीआरएफ ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा है, जिसके बाद एनडीआरएफ ने अपनी कमर कस ली है। तैनाती ओडिशा में कर दी गई है, पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। एनडीआरएफ की 41 टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं, तैनात हो चुकी हैं। एनडीआरएफ ने 6 बटालियन को रिजर्व में भी रखा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, फिलहाल किस तरह के हालात हैं और चक्रवात का किस तरह का असर बंगाल में देखने को मिल रहा है? जी, देखिए अभी जो खबर मिल रहा है, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल का दीघा क्षेत्र से करीब ज्यादा दूर नहीं है, करीब 500 किलोमीटर के आसपास में सुपर साइक्लोन अम्फान है। तो अभी जो सबसे बड़ी बात जो है, अभी से आप देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल का कहीं भी इलाका और क्षेत्र पर भारी से भारी मतलब बारिश भी शुरू हो गया और साथ साथ में तेजी हवा भी चलना शुरू हो गया। और एनडीएफ का जो 41 टीम भी पहुंच गई और मतलब वो पूरा टीम ने पश्चिम बंगाल का दीघा, मंदारमनी, सुंदरबन इलाका, काकद्वीप क्षेत्र पर कहीं भी इलाका में वो मतलब पहुंच गई और माइकिंग शुरू की। काल से शाम से माइकिंग शुरू कर दिया गया था, आज पूरा दिन भी माइकिंग हुआ। उसके बाद भी मतलब समुद्र तट का आसपास में जो जितना जो लोग मतलब रहता है, उधर वास करता है, जो जितना छोटे मोटे जो कच्चा जो घर रहता है, उसी सभी लोगों को मतलब करीब 16,000 लोगों को वही से मतलब हटा दी गई। और कहीं दूर पर जो स्कूल बिल्डिंग भी है, कहीं स्कूल बिल्डिंग पे उन लोगों को रखे गए हैं। पश्चिम बंगाल का सरकार की ओर से उन लोगों को खाना पीना सब कुछ मतलब बंदोबस्त कर दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, जो मतलब ऐसी जो सुनाई दे रहा है, जो ये जो सुपर साइक्लोन कम से कम 180 से 200 किलोमीटर तक तेजी हवा से शुरू होगा। क्योंकि आप देखिएगा, अगर 1999 साल में जो आइला साइक्लोन आया था, वही आइला जो साइक्लोन आया था उससे भी तेजी है। क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसी बोल है कि इसका, और सबसे बड़ी बात ये मतलब ज्यादा समय तक चलेगा, स्टे करेगा, ज्यादा समय तक स्टे करेगा बंगाल का इस इलाका के ऊपर। कम से कम 6 से 7 जिला पे अभी हाई अलर्ट जारी किया है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और साथ साथ सुंदरबन इलाका और कहीं भी इलाका में कम से कम भारी बारिश भी होगा ही होगा। और काल ममता बनर्जी ने खुद ऐसी आज जो कंट्रोल रूम डिजास्टर का जो कंट्रोल रूम बंगाल में खुला है, कंट्रोल रूम से पहुंच गई और ममता दीदी काल पूरा दिन मतलब उसी में बैठे रहेंगे और पूरा मतलब देखेंगे जो क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बोला है, ममता दीदी ने जो प्रेस मीट किया उसके बाद उन्होंने खुद बोला है कि अगर नहीं होगा तो काल बाहर में मार निकालिएगा। सभी मतलब जनता को उन्होंने आवेदन की कि अब सबसे बड़ी बात है, जो इलाका में भारी बारिश और तेजी हवा चलेगा, आप बाहर में मत निकालिए। लेकिन अभी जो एक्चुअली जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से जो अम्फान तूफान का सुपर साइक्लोन, ये दोनों मिलकर अभी पूरा बंगाल का जनता भारी आतंक में पड़ गई है। जी सुधा जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे, चक्रवात ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में बरसात भी हो रही है। हालांकि एनडीआरएफ ने वहां तैनाती अपनी कर ली है और ऐसे में लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है। जी हां, यहां पर आपको बता दें, कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा की अगर बात की जाए तो कोरोना के 13 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इटावा में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर मिल पा रही है। 13 मामले यहां सामने आ चुके हैं, नए मामले यहां पर सामने आए हैं और ऐसे में इटावा में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है। ये भी आपको बता दें कि प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। ये वो लोग हैं जो हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई थी अहमदाबाद से, वो पहले भी 2 मिले थे, वो भी उसी ट्रेन के यात्री थे, ये भी उसी ट्रेन के यात्री हैं। तो जो भी व्यवस्था प्रोटोकॉल में की जानी वो कर रहे हैं और जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं उनकी भी सैंपलिंग कराई जा रही है। सर, अभी तक जनपद में कितने मरीज हुए? नहीं, इन आज के 2 केसेस को मिलाकर पूरे 6 केस यहाँ पे आ चुके हैं अब तक, जिसमें से 2 केस पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 2 केस पहले आए थे जो अभी वो हॉस्पिटल में है, एलोन हॉस्पिटल में। तो आज के जो है ये भी एलोन हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं। इस तरह वर्तमान में 4 एक्टिव केसेस हैं जनपद में। तो जेबी सिंह को आपने सुना, जिला अधिकारी हैं, जानकारी देते हुए नजर आए। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से इटावा से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 नए मामले सामने आ चुके हैं, कुल आंकड़ा बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सनत तिवारी। सनत, क्या जानकारी आपके पास? आज जनपद में 13 नए मामले सामने आए, जिसमें 5 मामले तहसील भरतना के हैं, वहीं 3 मामले तहसील चकरनगर के हैं, वहीं 6 एक्टिव केस हैं जो जसवंत नगर तहसील में पाए गए हैं। कुल अचानक आज इटावा में 13 लोग संक्रमित निकले हैं। इसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अब इटावा में कोरोना संक्रमित की टोटल संख्या जो है वो 18 हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो लगातार योगी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सजग हैं। ऐसे में जो नए मामले आए हैं, इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इटावा में लगातार जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है, जो नए मामले कोरोना संक्रमित के आए हैं, इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। अभी एक मामला पिछले दिनों प्रकाश में आया था जिसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई थी। इसके बाद सीएमओ इटावा ने बयान दिया था कि थर्मल स्क्रीनिंग में एक केस था जो नॉर्मल पाया गया था। उसके बाद बिना सिम्टम के कोई केस कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कहीं ना कहीं इसमें टेस्टिंग को आगे बढ़ाना हुआ। टेस्टिंग बहुत कम हो पा रही है जनपद इटावा में, इसके चलते अचानक ये आंकड़ा बढ़ा है। जी हाँ, वाकई में तो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सनत, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे, 13 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 18 पर। तो लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, श्रमिक ट्रेन यहां पर पहुंची जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा है। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरा मामला ये है कि 13 नए संक्रमित सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा जो है 18 पर पहुँच चुका है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विपक्ष की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना पर विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। ममता, उद्धव ठाकरे समेत 15 पार्टियों के नेता इसमें शामिल रहेंगे। शुक्रवार को 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। स्टालिन समेत कई बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे।
तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, बड़ी खबर के बारे में जानकारी जो मिल पा रही है, शुक्रवार को 3 बजे बैठक होने जा रही है। तमाम विपक्षी दल यहां इकट्ठा होंगे। 15 पार्टियों के विषय में कहा जा रहा है। ममता है, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन है, ये तमाम बड़े नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ऐसे में कोरोना को लेकर यहां चर्चा की जाएगी। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नरेंद्र जी, विपक्ष की बैठक होने जा रही है, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जिस तत्परता के साथ, जिस योग्यता के साथ जी हमारे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस पर काम किया है, उसको कंट्रोल किया है और देश की व्यवस्था को बना के रखा है, इसकी प्रशंसा हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जो ये आप जी चलिए, लगता है नरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। 15 पार्टियां अब बैठक करने जा रही हैं। शुक्रवार को 3 बजे ये बैठक होने जा रही है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, ये तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विपक्ष की बड़ी बैठक यहाँ होने जा रही है। नरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जिस योग्यता के साथ, जिस सफलता के साथ मोदी जी ने कोरोना वायरस को पूरे देश में रोकने का काम किया, कंट्रोल करने का काम किया और एक भारी भरकम पैकेज के साथ देश के हर सेक्टर के, हर क्षेत्र के व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश की जी मेरे ख्याल से लगता है कि विपक्ष उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे अपने आप को कहीं कमजोर महसूस कर रहा होगा। शायद इसी विषय को लेकर कोई बैठक अगर हो रही हो तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बैठक अच्छी नहीं है, क्योंकि जब देश की सरकार देश की इस दुनिया की गंभीर महामारी को लेके अलर्ट है, अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करे और कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए इसमें सरकार का समर्थन करे, सहयोग करे। अच्छा, ये जो बैठक होने जा रही है इसके पीछे मंशा क्या आप मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हमसे स्थिति नहीं संभल पा रही है, यहाँ पर आप अर्धसैनिक बलों को भेजिए, या ममता बनर्जी की बात करें जिनका ये कहना है कि बंगाल को कुछ नहीं दिया गया, पैकेजेस जो हैं वो जीरो हैं। जिस तरह का रवैया इन तमाम राज्य सरकारों का रहा है उसको देखते हुए क्या ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से इस तरह के बयान सामने आएंगे इन तमाम बड़े नेताओं की बैठकों के बाद? देखिए, जो राजनीतिक पार्टी के हमारे लीडर इस तरह की बातें कर रहे हैं और देश इस बात को समझ रहा है कि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के अंदर है। अब क्यों है, कैसे है, ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं राजनीति करना चाहता। और बंगाल के बारे में तो आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जब जब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है बंगाल के बारे में, कई बार उसको माना गया, कई बार उसको नहीं माना गया और बंगाल के गवर्नर को आके मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करना पड़ा, बंगाल के हालात को बताना पड़ा। तो जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक को करके कहीं ना कहीं एक देश में नकारात्मक माहौल पैदा करने की मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे जी। वो आज की तारीख में, आज के समय में, आज के हालात में अच्छा नहीं होगा। हमारा देश विश्व में खासतौर से कोरोना वायरस के प्रभाव को घटाने में काफी हद तक कामयाब हुआ है जी। हमारे देश में न्यूनतम हानि हुई है, दुनिया इस बात को जानती है। चलिए, बिल्कुल। अनुज आत्रे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि शुक्रवार को जो 15 पार्टियों की बैठक हो रही है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होने जा रही है? इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व भी निर्णय लेगा, और लेकिन निश्चित तौर पे किसी भी फोरम पे अगर कोरोना, देश में जो कोरोना महामारी का एक
पैंडेमिक आया हुआ है, किसी भी स्तर पर बैठक होती है, चाहे सरकार बुलाए, विपक्षी दल बुलाए और या कांग्रेस पार्टी बुलाए, सब लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए और सब लोगों को मिलजुल करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसमें कहीं कोई ऐसा आपसी वो विवाद वाला प्रश्न नहीं है, ना सरकार की देखना चाहिए ना विपक्षी दल को देखना चाहिए। बैठ करके जहाँ लड़ाई है, एक दुश्मन से हमारी एक लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई को सबको मिलजुल कर हर स्तर पर जहाँ जहाँ भी हो सके सबको मिलजुल कर करना चाहिए। लेकिन समस्या तो इस बात को लेकर है अतुल जी कि चाहे राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, ये खास तौर से 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। केंद्र उनके ऊपर आरोप लगाती है, ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्य सरकार तो खैर क्या आरोप लगा पाएगी, क्योंकि केंद्र इस समय जो है पूरे देश में शासन अगर किसी का चलता है तो केंद्र का चलता है, राज्य सरकारें तो उनके अधीन होती है। तो राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ तो जा नहीं सकती हैं, ना केंद्र राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। राज्य सरकार जरूर केंद्र सरकार के अधीन होती है, क्योंकि कई तरह के पैकेजेस सही होते हैं केंद्र से, कई तरह के जो है जैसे जीएसटी का जो उनका शेयर है वो केंद्र में देना होता है और जो भी राहत देना होगा केंद्र को देना चाहिए। और ये केंद्र का दायित्व कि ये कभी नहीं देखना चाहिए कि कहाँ पर उनकी सरकार अपनी पार्टी, उनके सहयोगी दलों की या उनकी पार्टी की सरकार है, कहाँ विपक्षी दलों की सरकार है। देखिए, 135 करोड़ की जनता ने केंद्र की सरकार बनाई है। राज्यों में भले ही कहीं विपक्षी दलों की सरकार हो, लेकिन भेदभाव से नहीं काम करना चाहिए। सबको एक दृष्टि से प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को देखना चाहिए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, उस प्रकार गुजरात की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं बराबर का जो है सम्मान देना चाहिए और बराबर से सरकार को उसका सहयोग देना चाहिए। नरेंद्र कुमार जी से सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। राज्य सरकारों को सम्मान देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र कुमार जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? देखिए, हमारी सरकार ने कुल जीडीपी का 10% देश के विकास के लिए, देश को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए एक भारी भरकम एक पैकेज दिया है, ये सोचकर कि जिन विपरीत हालात में हमारा देश आज कोरोना महामारी से चल रहा है, हम प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय बना के देश को उस मुश्किल समय से निकालना चाहते हैं, देश में कोरोना महामारी को हराना चाहते हैं। और इस बड़ी मुहिम में अगर कुछ राजनीतिक दल फिर भी राजनीति करके सरकार पे कोई आरोप लगाएं, सरकार पे असमानता की बात कहें कि कहीं पे ज्यादा दिया जा रहा है, कहीं पे कम दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये समय इन बातों का नहीं है, ये समय इन बातों के लिए उचित नहीं है जी। हमारी सरकार हर संभव ये कोशिश कर रही है, हर संभव ये प्रयास कर रही है कि जो संवैधानिक एक दायरा है, एक फेडरल जो हमारे सिस्टम है देश में, सभी प्रदेशों को साथ लेके उनके साथ समन्वय बना के। चलिए, वाकई में नरेंद्र कुमार जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, मिलकर कोरोना वायरस से लड़ाई को अपनी जारी रखें और आम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। अनुज आत्रे जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र कुमार जी, आपका भी धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। तो बैठक होने जा रही है, 15 पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत 15 पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। स्टालिन भी यहां पर पहुंचेंगे और शुक्रवार को 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। और फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जय जगत। We all know what school is like. We went every day. But these schools are different. They're never boring and never ordinary. Here, children have fun. Here, children play important roles. Here, children make dreams come true. Here, children push their boundaries.